केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन को हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंडीशंस which affect chemical equilibrium and what is the effect of different conditions on state of chemical equilibrium। क्या क्या इफेक्ट होगा different conditions का state of chemical equilibrium पे। applications of chemical equilibrium, हम इन्हें कहाँ अप्लाई करते हैं। calculation involve chemical equilibrium। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, ठीक है। और हमारा सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहले जो बात हमें मालूम होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम में वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, ठीक है। हम डायरेक्शन की बेस पे रिएक्शन को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। हम हीट की बेस पे रिएक्शंस को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करते हैं, हम कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन है। हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। Irreversible reaction is the reaction which proceed only in one direction। एक ऐसा रिएक्शन जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड होगा और दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, दैट इज फॉरवर्ड, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसका मतलब है रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता, ठीक है। ये वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। अब ऐसे रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंगल एरो, वन साइडेड फुली हेडेड सिंगल एरो। ऐसे रिएक्शन को हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वन साइडेड एरो के साथ। अगर रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज ना हो सकता हो तो ऐसा रिएक्शन में रिएक्टेंट टोटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन करवाएं बिटवीन H2 एंड O2, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 प्रोड्यूस H2O, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर बनेगा। अब वाटर जो बना है ये वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, तो टोटल रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ऑल रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। हम कह सकते हैं ये रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन कंप्लीट होगा, इट प्रोसीड टू कंप्लीशन, ठीक है। तो व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड irreversible reaction. Irreversible reaction is represented by one-sided fully headed arrow. The irreversible reaction goes to completion. Irreversible reaction को जनरली हम
ओपन कंटेनर में करवाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। तो जनरली दे आर कैरिड आउट इन अ ओपन सिस्टम। ऐसे रिएक्शन को जनरली हम ओपन सिस्टम में कर लेते हैं, ओपन सिस्टम में हम करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें CaCO3, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, CaCO3 ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएंगे। अगर रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, ये रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाएगी। तो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन और उसके कुछ फीचर्स क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर द दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। दिस रिएक्शन ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, it goes to completion. Generally irreversible reaction is carried out in a open container. स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे इरिवर्सिबल रिएक्शन की और हमने कहा रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसके अपोजिट है, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। एक ऐसा रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। कौन सी दोनों डायरेक्शन? फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है N2 and H2. The reaction between N2 and H2 is carried out at 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम 450 पे करते हैं और N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बनाता है, इससे बनता है अमोनिया। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो गई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टू साइडेड हाफ हेडेड एरो के साथ, हाफ एरो हेड के साथ, ठीक है। टू साइडेड हाफ हेडेड एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और रिवर्सिबल या बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होने का मतलब क्या है कि N2 रिएक्ट विद H2 एंड प्रोड्यूस NH3, जबकि NH3 ब्रोकन डाउन और डीकम्पोज एंड अगेन प्रोड्यूस H2 एंड N2। अमोनिया बनेगा, लेकिन जब अमोनिया बनेगा तो अमोनिया उसी टाइम ब्रेक भी हो रहा होगा। हम इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमें N2 प्लस H2 का रिएक्शन करवाएं तो इसका प्रोडक्ट है NH3, ठीक है, इससे अमोनिया बनता है। और अगर हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनानी हो तो हम NH3 को अगर ब्रेक करें तो NH3 ब्रेक होने पे N2 प्लस H2 बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक ये रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है। ये रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये है, ये रिएक्टेंट है और इसके प्रोडक्ट ये है। ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये रिएक्शन भी हो रहा है जो कि सेकंड मैंने लिखा है, और ये भी बन रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा होता है। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इसका मतलब क्या है? अब अगर हम बात करें, हमने कहा द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू साइडेड हाफ हेडेड एरो। हमने इसे टू साइडेड हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, तमाम रिएक्टेंट जब कंज्यूम हो जाएगा रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसकी ये क्या प्रॉपर्टी है? इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्यों?
क्योंकि जैसे ही N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बनाता है, आफ्टर सम टाइम रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता रहेगा। कोई कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो टाइम नहीं आएगा कि तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्लोज सिस्टम में करते हैं, ठीक है, क्लोज सिस्टम। जनरली दे आर कैरिड आउट इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन बिटवीन N2 और H2 एक क्लोज सिस्टम में होगा, बिकॉज बोथ आर गैसेज एंड दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस। तो इसे हम क्लोज सिस्टम में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, ताकि कोई भी रिएक्टेंट उसमें से एस्केप ना करे। ये हमारे पास कुछ फीचर हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के इसके अलावा एग्जाम्पल मौजूद हैं। व्हेन SO2 रिएक्ट विद O2 इट प्रोड्यूस SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 2SO2, ऑक्सीजन 6 हो गए और सल्फर 2, यहाँ हो जाएगा 2SO3। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ PCl5, डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5 विच प्रोड्यूस PCl3 प्लस Cl2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है प्लस क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एग्जांपल हैं। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने बात की रिएक्शन, हम रिएक्शंस को दो टाइप्स में पहले क्लासीफाई हमने किया। हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। Irreversible are those reaction which proceed only in one direction and that is forward direction, और वो डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन है। They are represented by one-sided fully headed arrow. These reaction goes to completion. ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मौजूद हैं। हमने कहा H2 plus O2 प्रोड्यूस वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद हमने बात की रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन। These reactions are represented by two-sided half-headed arrow. These reaction never goes to completion. Reaction कभी भी complete नहीं होगा। Reactant is converted into product and product converted back into reactant. ठीक है। उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल में बात की रिएक्शन बिटवीन N2 and H2 टू प्रोड्यूस NH3 इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ SO2 with O2 to produce SO3 is a reversible reaction. Reaction of PCl3 with Cl2 is a reversible reaction because it produces PCl5, PCl5 converted back to PCl3 and Cl2. और हम कह सकते हैं decomposition of PCl5 to PCl3 and Cl2 is a reversible reaction. उसके बाद हमने कहा irreversible reaction are generally carried out in a open system, reversible reactions are carried out in a closed system. तो अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन irreversible और reversible reactions तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन irreversible एंड reversible reactions. स्टूडेंट्स, हमने बात की, अभी हमने पढ़ा irreversible और reversible reaction को। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और हम इक्विलिब्रियम को समझेंगे। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए इक्विलिब्रियम हम कहते किसे हैं। इक्विलिब्रियम अगर हम कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें या सिंपल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन टू प्रोसेस आर एट सेम रेट और व्हेन टू प्रोसेसेस आर इक्वल। जब दो प्रोसेस इक्वल हो जाएं तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है।
अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है और केमिकल इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे? तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्वल। टू प्रोसेसेस आर इक्वल। जब दो प्रोसेस इक्वल हो जाएंगे, दो अपोजिट प्रोसेस कह लें, जिस वक्त वो इक्वल हो गए इन सेंस ऑफ स्पीड, इन सेंस ऑफ वे, कोई भी प्रोसेस है, अगर उन दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम पे है। अब एक चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो टाइप होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। एक स्टैटिक है, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। और हमें नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक का मतलब है जब दो प्रोसेस इक्वल होकर रुक जाएंगे, और डायनामिक का मतलब है जब दो प्रोसेस इक्वल होंगे लेकिन कंटिन्यू होंगे, चल रहे होंगे, वो रुकेंगे नहीं। ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक मैकेनिकल बैलेंस लें, उसके दो पेन हैं, एक पेन में वेट रखें, दूसरे पेन में हम जो चीज़ वज़न कर रहे हैं हम वो रख लें। एक पेन में हम वेट रखते हैं, ठीक है, हमने वे रख लिया जो भी करना है। दूसरे पेन में हमने जो भी चीज़ का वज़न करना है हमने वो चीज़ रख ली। जब वो मैकेनिकल बैलेंस मूव होना शुरू होगा और एक टाइम आएगा जब दोनों पेन रुक जाएंगे, दोनों तरफ वज़न बराबर हो जाएगा और वो इक्वल आके रुक जाएंगे, हम कहेंगे इट इज़ इक्विलिब्रियम। ये एक इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें वज़न बराबर होने के बाद दोनों पल्ले, दोनों पेन बराबर होकर रुक गए। ये स्टैटिक है, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को देखें, हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल लेते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। मैं एक कंटेनर लेता हूँ, एक टैंक लेता हूँ, यहाँ पे एक टैप मौजूद है जहाँ से इसमें वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। हम सपोज करते हैं यहाँ वाटर इसमें ऐड हो रहा है, ये टैंक वाटर के साथ फिल है और एक टैप यहाँ पे है जहाँ से वाटर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है इसमें से। अब अगर यहाँ पे जितना वाटर इसमें ऐड हो रहा है उतना ही वाटर उसी स्पीड के साथ यहाँ से रिमूव हो रहा हो, अगर एक सेकंड में यहाँ 1 लीटर ऐड हो और 1 सेकंड में 1 लीटर पर सेकंड यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है और 1 लीटर पर सेकंड यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा हो, निकल रहा हो, ड्रेन हो रहा हो, तो क्या इस वाटर टैंक में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा? यकीनन नहीं होगा। इसका वाटर लेवल सेम रहेगा, क्योंकि इसमें जो वाटर ऐड हो रहा है वो भी 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रहा है और जो वाटर इसमें से रिमूव हो रहा है वो भी 1 लीटर पर सेकंड से रिमूव हो रहा है। इसका मतलब है इसमें जितना वाटर है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोसेस, एडिशन ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस टैंक, ये इक्वल स्पीड से हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम पे है। इसे हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम है, बोथ प्रोसेस आर एट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं है, ये प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम बट प्रोसेस इज नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस इज कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू है, ठीक है, मुसलसल चल रहा है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। हम समझना ये चाह रहे हैं व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं जब किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाए। तो हमें यहाँ से पहली बात जो पता चली वो क्या है, इक्विलिब्रियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होता। ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन हैव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? द प्रोसेस, ठीक है,
केमिकल इक्विलिब्रियम इज द प्रोसेस व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट से मुराद है स्पीड, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन N2 है और H2 है, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है। जब एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के उसी वक्त में ब्रेक हों तो वो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करेंगे और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का प्रोड्यूस होगा। अगर इस रिएक्शन में स्पीड बराबर हो जाए, जिस वक्त हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया बनाए एंड उसी वक्त अमोनिया ब्रेक होकर वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाए और दोनों तरफ स्पीड इक्वल हो, सेम स्पीड से ये प्रोसेस हो रहा हो, तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं, हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। सपोज करते हैं हमने ये रिएक्शन लिया, ठीक है, N2 प्लस H2 NH3 बना रहा है, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। अगर मैं एक एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लेता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक एक्सेस पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ली, दूसरे एक्सेस पे मैं ले लेता हूँ रिएक्शन टाइम, ठीक है। जिस वक्त हम ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल बिगनिंग पे हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस रिएक्शन में N2 है और हमने इसमें ऐड कर दिया H2 को, ठीक है, इसमें हमने H2 ऐड कर दी। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, हमने जैसे ही एडिशन की रिएक्शन स्टार्ट हुआ बिटवीन N2 एंड H2, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी होगी। रिएक्शन के स्टार्ट पे रिएक्शन में सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2 एंड H2 इज मैक्सिमम, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, मैं इनको जनरली रिएक्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, रिएक्टेंट्स लिखूंगा मैं इनको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होगी, स्टार्ट में रिएक्टेंट मौजूद होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। N2 और H2 के रिएक्शन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। किससे बन रहा है, N2 प्लस H2 से। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, वो रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा। अब आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट काफ़ी कम हो चुकी है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होती जाएगी। अब जैसे जैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होने की स्पीड भी कम होती जाएगी और इस कर्व, इस प्लॉट का ये कर्व लेस स्टीप होता जाएगा, ये कर्व लेस स्टीप होंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये भी होगा कि सिर्फ रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो बिगनिंग में रिवर्स रिएक्शन नहीं था, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट वापस
प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन पहले से स्लो हो गई। अब कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, वो वक्त आएगा कि जिस वक्त जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होगा। ये सडनली नहीं होगा, कुछ देर रिएक्शन चलेगा। शुरू में रिवर्स रिएक्शन फास्ट था और फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, रिवर्स रिएक्शन नहीं था। जब थोड़ा सा प्रोडक्ट बना तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हुआ और ये रिएक्शन चलता रहा। आफ्टर सम टाइम वो वक्त आएगा कि जिस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाएगी। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। और उस स्टेज पे क्या होगा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुका है अब वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट भी उसी स्पीड से दोबारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ रही है ना प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है, ना रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है ना ही अब प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो रही है। तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और जहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी हम कहेंगे यहाँ पे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन व्हेन स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the speed of reverse reaction. And how reaction attain equilibrium? In the beginning of reaction the concentration of reactant is maximum. प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो initially at the beginning of reaction the concentration of product is 0. There is no product in a reaction. As reaction proceed, reactant converted into product. reactant तेजी के साथ प्रोडक्ट बनाएगा और concentration of reactant decreases rapidly, ये कम होगी। At the same time प्रोडक्ट की concentration इंक्रीज होगी क्योंकि जिस तेज़ी से reactant कंज्यूम हो रहा है उस तेज़ी से प्रोडक्ट बढ़ रहा है। आफ्टर सम टाइम रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट्स, रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। अब क्या होगा, जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगा तो रिएक्टेंट के कंज्यूम होने की स्पीड स्लो हो गई, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कम हो चुकी है इसलिए स्पीड ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो चुकी है। तो अब ये कर्व क्या होंगे, लेस स्टीप होते जाएंगे और एक वक्त वो आएगा जिस वक्त सिचुएशन ये होगी कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होगा। और जब ये स्टेज आ जाएगी तो इस स्टेज को हम कहेंगे स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। दूसरी बात हमें ये पता चली कि स्पीड ऑफ रिएक्शन इज फास्ट इन द बिगनिंग एंड इट डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाती है। हमें ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0, देयर इज नो प्रोडक्ट इन द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन। बिगनिंग में प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा। एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट when equilibrium is attained the concentration of reactant and product is constant। जब equilibrium attain हो जाएगा तो concentration of reactants and products क्या होगी, constant हो जाएगी। constant का मतलब equal नहीं है, not equal, इसका मतलब ये नहीं है कि equal हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर अब इन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर मैं कहूँ 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के ब्रेक होके 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बनाएंगे और उसी वक्त 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना रहे हैं, तो क्या अमोनिया की कंसंट्रेशन में कोई कमी आएगी, नहीं आएगी। क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, नहीं होगा,
ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इट इज़ कांस्टेंट। इक्वल एक डिफरेंट चीज़ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज़ ए रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन and what is the stage of chemical equilibrium. Reversible reaction are those reaction which proceed in both direction. Irreversible reaction which proceed only in one direction. Chemical equilibrium is the property of reversible reaction, and chemical equilibrium is the stage of equilibrium when rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction. यहाँ rate of reaction का मतलब है speed of reaction. When speed of forward reaction become equal to the speed of रिवर्स रिएक्शन। एंड हमने उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी कि हाउ रिएक्शन अटेन द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कैसे पहुंचता है, और इक्विलिब्रियम पे किसी भी रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हमने कहा द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन is called irreversible reaction, and irreversible reaction goes to completion, while the reaction which proceed in both direction, that is forward as well as reverse, is called reversible reaction, and reversible reaction never goes to completion. इसके अलावा हमने बात की कि reaction which proceed only in one direction is represented by single-sided fully-headed arrow, while irreversible reaction is represented by two-sided half-headed arrow. Irreversible reaction generally carried out in an open container, and reversible reaction is carried out in a closed system. हम reversible reaction को closed system में करते हैं। Chemical equilibrium is the property of रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। फिर हमने बात की थी व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की, तो हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंटिन्यू है, रिएक्शन चल रहा होता है, रिएक्शन नहीं रुकता, ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। हमने कहा इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दैट इज, इसका मतलब है व्हेन स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। जब ये दोनों स्पीड बराबर हो जाएंगी, हम इस स्टेज को कहेंगे स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और हमने इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात की थी। हमने कहा था अगर हम एक एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं, दूसरे एक्सिस पे हमारे पास है रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम। एज रिएक्शन स्टार्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज रैपिडली while concentration of product increases rapidly. After some time the rate of reaction becomes slow and reverse reaction start, then reaction attain equilibrium. When these two lines are parallel to each other, the reaction is at equilibrium. At equilibrium the concentration of reactants and products are constant. यहाँ पे हमने कहा था कि constant not equal. इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। कांस्टेंट का मतलब है देयर इज़ नो फर्दर चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिएक्टेंट ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अकर्स। हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ केसी एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करेंगे और हम पढ़ेंगे उससे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी भी रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करती है मास ऑफ रिएक्टेंट पे। अगर किसी रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर अमाउंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ
रिएक्टेंट्स, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब के एक्टिव मैस की प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। अब यहाँ एक्टिव मैस, टर्म एक्टिव मैस मीन्स कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मैस का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर हम इसको समझते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हम इसे डीकम्पोज कर रहे हैं और मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ 1 ग्राम मौजूद है। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। स्पीड हम किसे कहते हैं? हम सिंपल अगर स्पीड की बात करें हम कहते हैं इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। सिमिलरली स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर थोड़ा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टाइम में बने तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन इज स्लो। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बहुत थोड़े टाइम में बन जाए तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। हम इसे डीकम्पोज कर रहे हैं बाय हीटिंग। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और दूसरी तरफ हम हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के 100 किलोग्राम। किस में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी कम टाइम में? जहाँ पे रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी किसी भी रिएक्शन के लिए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैस एक्शन। और एक्टिव मैस का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। तो सबसे पहली बात हमने क्या की? व्हाट इज लॉ ऑफ मैस एक्शन? लॉ ऑफ मैस एक्शन स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्टिव मैस मीन कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। और कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखते हैं इसका मतलब है कंसंट्रेशन है, इसकी अमाउंट हम या इसकी कंसंट्रेशन हम मोल पर डीएम क्यूब में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे फॉर कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। अगर मैं बर्न करता हूँ, मैं जलाता हूँ, ठीक है, बहुत थोड़ी अमाउंट किसी भी फ्यूल की, मैं 2 ml पेट्रोल को आग लगाऊं और मैं 1 लीटर पेट्रोल को आग लगाऊं तो किसकी कंबशन तेज़ी के साथ होगी? कंबशन इज़ अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा फास्ट होगी, तेज़ी के साथ कंबशन होगी। अगर हम थोड़ी अमाउंट फ्यूल की लेंगे तो स्पीड ऑफ कंबशन स्लो होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of active masses of reactant and this is called law of mass action. Students, हम अभी बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kc और हम ड्राइव करेंगे Kc का एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। हमने बात की लॉ ऑफ मैस एक्शन की, हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन को पढ़ा और हमने कहा लॉ ऑफ मैस एक्शन स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B, रिएक्ट इन अ रिवर्सिबल मैनर एंड प्रोड्यूस C एंड D। हमारे पास एक रिएक्टेंट A है, उसने B के साथ रिएक्ट किया, एक प्रोडक्ट C और D बनाया। A के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल a है, B के नंबर ऑफ मोल्स का कोफिशिएंट स्मॉल b है, C के लिए मैंने लिख दिया स्मॉल c और D के लिए नंबर ऑफ कोफिशिएंट स्मॉल d आ गया,
ठीक है। इस रिएक्शन में ए क्या है, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, सी एंड डी is the product, a, small b, small c and d are coefficients of number of moles of a, b, c and d. अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स। और हमने कहा था एक्टिव मैस का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, और कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं इसे कह देता हूं आर एफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, ए और बी की कंसंट्रेशन पे, और जितनी ज़्यादा ए और बी की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होगी। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन का कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम मोल पर डीएम क्यूब में मल्टीप्लाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमारे पास उससे ये एक्सप्रेशन आ गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू बी। हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, हमारे पास हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू, यहाँ हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स इसके एक्सपोनेंट टर्म में लिखेंगे ए और बी के, यहाँ पे भी क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स एक्सपोनेंट में आ गए। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होना चाहिए, आर कह देता हूँ मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी रेज टू पावर नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू के आर, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी स्मॉल सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी। ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ पे है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अगर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इक्विलिब्रियम की, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। तो एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए।
तो हम यहाँ आर एफ और आर आर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए बी रेज टू पावर स्मॉल बी is equal to rate constant for reverse reaction into C एक्सपोनेंट टर्म में C और D रेज टू पावर स्मॉल d। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। हमने के आर एफ और आर आर को कहा कि इक्वल हैं, क्योंकि रिएक्शन कहाँ पे है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हो। अब यहाँ पे क्या है, के एफ इज़ कॉन्स्टेंट, के आर इज़ कॉन्स्टेंट। हम दोनों कॉन्स्टेंट को एक तरफ करते हैं, के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के एफ ओवर के आर इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू सी डी रेज टू पावर स्मॉल डी ओवर ए कंसनट्रेशन ऑफ ए एक्सपोनेंट ए कंसनट्रेशन ऑफ बी एक्सपोनेंट बी। मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमने के आर इधर ले आए और ए और बी, ए इस तरफ लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों कांस्टेंट एक तरफ हो गए और हमारे पास कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दूसरी तरफ है। अब के एफ ओवर के आर इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। हम इस कांस्टेंट को एक नया नाम देते हैं, रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट है। तो के एफ ओवर के आर, इसे हम कहते हैं के सी, क्योंकि ये कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, और इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हमारे पास के सी किसके इक्वल हो गया, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, concentration of d raised to power d over concentration of a exponent a concentration of b exponent b। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ओवर ए एंड बी। यहाँ पे सी और डी क्या है, अगर हम बात करें इस रिएक्शन को हम देखें तो C और D क्या हैं, प्रोडक्ट्स। A और B क्या चीज़ थी, रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन के लिए हमारे पास KC का एक्सप्रेशन क्या होगा, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ reactants raised to the power coefficient of number of moles। हम पावर में एक्सपोनेंट टर्म में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन क्या है, Kc के लिए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2 टू प्रोड्यूस NH3, 3H2 2, मैं इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, N2 क्या है, एक रिएक्टेंट, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 एक्सपोनेंट, टर्म में आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का कोफिशिएंट 3। मेरे पास इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन ये बनेगा। इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन के लिए हम Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिएक्टेंट, बाय डिवाइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद प्रोडक्ट। हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आएगा और उसके एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे उसका कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास
किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी हमने केसी एक्सप्रेशन पढ़ा और लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। हमने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, और उसको यूज़ करते हुए हमने एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव किया फॉर के सी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, और हमें पता चला कि के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए के सी का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, और यही हमारे लिए के सी का एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें हमें आना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना, और किसी भी केसी के एक्सप्रेशन से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकें। ठीक है, ये हो सकता है कि हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन गिवन हो और हम उससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी हो। ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हो और कहा जाए कि राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी, तो हम उसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है SO2 + O2 गिव SO3। हमें इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन एक बात स्टूडेंट्स याद रखें, केसी हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा जाएगा। केसी के एक्सप्रेशन के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो हम यहाँ पे पहले सबसे क्या करेंगे, बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है SO2 + O2 प्रोड्यूस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे हैं 3, मैं कर देता हूँ 2 × 3 6, और यहाँ कर देता हूँ 2 × SO2। सल्फर 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 6 हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 6 हैं। ये मेरे पास आ गई बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसके लिए केसी लिखेंगे। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है SO3 और कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³ ओवर 2। केसी में ये जो C है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³ हम यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। हमारे पास ये केसी का एक्सप्रेशन होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO3। सिमिलरली हम यहाँ केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमारे पास रिएक्शन गिवन है NH3 रिएक्ट विद O2 प्रोड्यूस NO एंड H2। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस इक्वेशन होगी तो हम डायरेक्ट केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, वहाँ 2 हैं प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 हैं, लेकिन इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। 2NH3 और यहाँ हो गया 3 × 2 3H2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारे पास 6। यहाँ मैं कर देता हूँ 2NO, मेरे पास नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए 2। अब मेरे पास अनबैलेंस रह गया ऑक्सीजन 3 + 2 5, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5/2O2। ये मेरे पास आ गई बैलेंस इक्वेशन। अब हम इस बैलेंस इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और केसी हमारे पास क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट आ गया NO रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, एक्सपोनेंट टर्म आ जाएगी 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 5/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास इस रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एक केसी का एक्सप्रेशन गिवन है, और हमने इसको यूज़ करते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए।
अब हमें मालूम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए बहुत सिंपल है ये कि हमारे पास Kc गिवन है और हमें मालूम है Kc क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और Kc हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हो जाएंगे मेरे पास रिएक्टेंट CO प्लस H2, ये मेरे पास रिएक्टेंट आ गए, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट CH3OH, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है, इसके भी 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 2, जो कि इसके कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स था। तो हमारे पास ये एक बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, एक कार्बन, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 4 है, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स आपने ट्राई करना है, सेल्फ चेक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने इक्वेशन राइट का और एक किसी एक्सप्रेशन का छोड़ दिया है, वो आपने खुद ट्राई करना है। इसके अलावा आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी खुद ट्राई करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना है और उसके बाद उसको ट्राई करना है। आपको बैलेंस इक्वेशन करके Kc का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, आपको Kc के एक्सप्रेशन से बैलेंस इक्वेशन लिखने का मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट्स हम एक मरतबा रिवाइज करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, और हमने सबसे पहले बात की कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी ही इस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। कम कंसंट्रेशन होगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा। उसके बाद हमने बात की Kc के एक्सप्रेशन की, और हमने ड्राइव किया जनरल एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेयर C रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³। और हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। और वहाँ से हमने बात की कि एट इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आया Kc के लिए, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम जिसे यूज़ करते हुए किसी भी रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन ऑफ Kc रिएक्शन के लिए, और हमने बात की कि जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। और हमने एक एग्जांपल की जिसमें हम एक Kc के एक्सप्रेशन से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अभी हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ Kc की, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास कोई फिक्स यूनिट नहीं है। यूनिट ऑफ Kc डिपेंड अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन, इट चेंजेस, इट वेरीज विद रिएक्शन टू रिएक्शन। हर एक रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट मुख्तलिफ होता है और हम उस रिएक्शन के Kc एक्सप्रेशन से उसे ड्राइव करते हैं। हम हर मर्तबा Kc के एक्सप्रेशन से किसी भी रिएक्शन के मालूम करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या यूनिट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड CH3COOH and ethanol CH3CH2OH. When ethanol react with acid, it produce ester. यहाँ से एस्टर बनेगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि मिनरल एसिड से कैटालाइज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। CH3COO CH2
CH3 ये एस्टर बनेगा प्लस H2O वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड और एथानोइक एसिड और ये है हमारे पास एथानॉल। अगर इस रिएक्शन के लिए हम यूनिट ऑफ केसी मालूम करना चाहते हैं तो पहले हम इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और हमें मालूम है केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड एंड एथानॉल। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन। यहाँ 1:1 के रेशो से रिएक्शन हो रहा है और 1 मोल ऑफ एस्टर एंड 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है। हमें मालूम है इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, हम मोल पर डीएम क्यूब पुट कर लेंगे। के सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन भी हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में है, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मोल पर डीएम क्यूब में है हमारे पास, और कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एथेनॉल ये भी मोल पर डीएम क्यूब है। तो हमारे पास यहाँ से यूनिट आ जाएगा केसी का, और हम ये देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसी का कोई यूनिट नहीं है, केसी हैज़ नो यूनिट्स। हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं आया। इसका मतलब है अगर कभी भी, क्योंकि अगर हम केसी के एक्सप्रेशन को देखें तो नंबर ऑफ केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। तो अगर कभी भी हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे ऑन बोथ साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो हमारे पास फर्स्ट केस है रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। हम कह सकते हैं रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड हैज़ नो यूनिट ऑफ केसी। ठीक है, हमारे पास इसकी मज़ीद एग्जाम्पल भी मौजूद है। मसलन अगर हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैं इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यूनिट्स क्या होंगे, CO2 की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन मोल पर डीएम क्यूब, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में, और वाटर इधर भी आ गया मोल पर डीएम क्यूब। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, नो यूनिट। केसी हैज़ नो यूनिट्स। तो हमारे पास जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे तो हमारे पास केसी के लिए कोई यूनिट नहीं होगा। केसी हैज़ नो यूनिट व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होंगे उसके लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो हम इसे कह सकते हैं रिएक्शन विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हैज़ नो यूनिट फॉर केसी। दूसरे रिएक्शन हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे। रिएक्शन विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होंगे बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे
नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ बिटवीन N2 एंड H2 टू प्रोड्यूस NH3, ये हो जाएगा 2NH3 एंड 3H2। अगर मैं इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया Kc का एक्सप्रेशन। अब इसके लिए यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स के लिए मैं यहाँ कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय N2 मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब की पावर 3 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम कैंसिल कर दें, जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब बचा और यहाँ पे भी हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब बच गया। तो हमारे पास Kc के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल स्क्वायर dm -3 -6, और हम इसको इधर ले जाते हैं ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोल -2 dm6। ये हमारे पास Kc के लिए यूनिट आगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास रिएक्शन है N2O4 डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस NO2। अगर मेरे पास N2O4 है और N2O4 से प्रोड्यूस हो रहा है NO2, ये आ गई मेरे पास बैलेंस इक्वेशन 2NO2। अगर मैं इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये हो जाएगा NO2 की पावर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। तो Kc के लिए यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, मोल पर डीएम क्यूब। तो Kc का यूनिट यहाँ पे क्या आ रहा है, मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है। तो इट वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, के रिएक्शन में कितना चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है उस पर डिपेंड करेगा फॉर डिफरेंट रिएक्शन। हमने देखा अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए मोल 2Dm-6 था, लेकिन N2O4 की डिकम्पोजिशन में ये मोल पर डीएम क्यूब है। तो रिएक्शन विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो Kc डिपेंड अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन, इट चेंजेस, इट वेरीज विद रिएक्शन टू रिएक्शन, और हम हर रिएक्शन के लिए डिफरेंटली मालूम करेंगे। हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज है बुक में, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें 3 रिएक्शन गिवन है और हमें उनके Kc के यूनिट मालूम करने हैं। तो Kc के यूनिट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें Kc का एक्सप्रेशन लिखना होता है, और Kc का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो हमने कल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में भी बात की थी कि जब भी हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम बैलेंस इक्वेशन से लिखेंगे, और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम खुद उसे बैलेंस करेंगे। अगर अदरवाइज़ हमारा Kc का एक्सप्रेशन भी गलत होगा, और अगर हम यूनिट डिटरमाइन करेंगे तो वो भी गलत होंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन है PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, दूसरी इक्वेशन है SO2 प्लस O2 गिव SO3, और तीसरा दिया हुआ है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो हम स्टार्ट करते हैं
इक्वेशन 1 से हमने मालूम करना है यूनिट ऑफ केसी। PCl5 डिकम्पोज और ब्रोकन डाउन टू गिव PCl3 प्लस Cl2। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो बिल्कुल हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे एक फॉस्फोरस है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक फॉस्फोरस है, रिएक्टेंट साइड पे 5 क्लोरीन एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास 5 क्लोरीन है। तो हम इसके लिए सबसे पहले Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास है PCl3 और Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आ गई हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है PCl5। अब हम यहाँ पे यूनिट के लिए मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, तो हम यहाँ कर लेंगे मोल पर डीएम क्यूब। PCl3 ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब। सिमिलरली Cl2 ये भी हो गया मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में। हमारे पास ये मोल पर डीएम क्यूब एक मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया और हमारे पास Kc के यूनिट क्या बचेंगे। Kc का यूनिट आया हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब। हमारे पास Kc के यूनिट्स क्या है यहाँ पे, मोल पर डीएम क्यूब है फॉर PCl5 टू PCl3 एंड Cl2 फॉर्मेशन। हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2 प्लस O2 react and produce SO3, 2SO3 and 2SO2। ये हो गई हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास। हम सबसे पहले Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 ट्वाइस पावर 2 आ जाएगी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब ये कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर इनटू मोल पर डीएम क्यूब। हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर और मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास Kc क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब और यहाँ से Kc क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हम इधर ले जाते हैं मोल -1 और dm -3 है तो ये हो जाएगा 3। हमारे पास Kc का यूनिट क्या आ रहा है, मोल इनवर्स dm क्यूब फॉर रिएक्शन 2। सिमिलरली हम रिएक्शन 3 के लिए मालूम करेंगे Kc के यूनिट और स्टूडेंट्स ये आप खुद डिटरमाइन करेंगे। आपने पहले क्या करना है, देखना है इक्वेशन बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है। आप इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखें, देन कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में तो उसकी जगह मोल पर डीएम क्यूब सब्स्टिट्यूट करें और फाइनली जो बच जाएगा आपके पास वही आपके पास Kc का यूनिट होगा। हम ज़रा सा रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने बात की यूनिट्स ऑफ Kc की। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है और हमने कहा था Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हमने Kc के यूनिट डिटरमाइन किए और हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट केसेस में से डिवाइड कर लिया। हमने कहा पहला केस हमारे पास ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। When number of moles of reactant and products are equal, then Kc has no unit. Kc का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। दूसरा केस है if number of moles of reactant and product are not equal, reaction with change in number of moles
और ऐसे रिएक्शंस में हमारे पास Kc का कुछ ना कुछ यूनिट होगा एंड दिस यूनिट वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, रिएक्शन टू रिएक्शन ये यूनिट चेंज होगा। तो हम उसे डिटरमाइन करेंगे Kc के एक्सप्रेशन से। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट राइट द बैलेंस इक्वेशन, देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc का एक्सप्रेशन लिखें, सब्स्टिट्यूट concentration in mole per dm cube because we use concentration in mole per dm cube, स्क्वायर ब्रैकेट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसकी जगह मोल पर डीएम क्यूब पुट करेंगे हर एक के यूनिट कंसंट्रेशन के। देन फाइनली हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारे पास Kc का यूनिट होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम expression in term of pressure, moles and mole fraction। ठीक है, x मोल फ्रैक्शन के लिए हम सिंबल x यूज करते हैं, मोल्स के लिए n, प्रेशर के लिए p। तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम in term of pressure, in term of number of moles and equilibrium in term of mole fraction। मोल फ्रैक्शन में अगर हम लें कंसंट्रेशन, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में लें या हम पार्शियल प्रेशर लें, अगर हमारे पास गैशियस मिक्सचर हो तो हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन कैसा होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दीज एक्सप्रेशन। अब जनरली हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब में, बट दिस इज़ फॉर रिएक्शन इन सॉल्यूशन स्टेट। नॉर्मली हम सॉल्यूशन, जब लिक्विड के रिएक्शन होते हैं, जब एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, लिक्विड फेज में, तो हम कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब इजीली मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय concentration of reactants। ठीक है, ये कब हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हमें इसे यूज़ करना आसान है जब हमारे पास रिएक्शन किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ A प्लस B गिव्स C प्लस D, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल b और स्मॉल a कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसी Kc के एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C। ठीक है, ये C कंसंट्रेशन ऑफ C, ये C प्रोडक्ट है, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ये C रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को। तो कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C में लिख सकता हूँ इसको, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ D C D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर स्मॉल b। ये C रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को, ये C जो कि सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है C D A और B कैपिटल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्पीशीज़ को। ये C एक प्रोडक्ट है, D दूसरा प्रोडक्ट है, A रिएक्टेंट है, कैपिटल B दूसरा रिएक्टेंट है, और ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, इनके कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम Kc को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये Kc है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2 और प्रोड्यूस हो रहा है NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी एक गैस है। जब इस रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो हमारे पास एक सिलेंडर होगा जिसमें हम H2 गैस फिल करेंगे प्लस N2 गैस फिल करेंगे, जितना हमने रिएक्ट करवाना है, और इसमें अमोनिया गैस बनेगी। अब हमारे लिए आसान क्या है,
कंसंट्रेशन मेजर करना या इनका प्रेशर मेजर करना। किसी भी गैशियस सिस्टम के लिए हमारे पास इजी है कि हम उसका प्रेशर मेजर करें इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बजाय मोल पर डीएम क्यूब में प्रेशर मेजर करना किसी भी गैशियस सिस्टम के लिए आसान होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूं तो मुझे गैसेस की कंसंट्रेशन या तो मोल पर डीएम क्यूब में चाहिए या फिर मैं यूज़ कर सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इस कंटेनर में हाइड्रोजन का प्रेशर, इस कंटेनर में नाइट्रोजन का प्रेशर और इस कंटेनर में NH3 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है। मैं इस प्रेशर को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ और ऐसे में मैं इस Kc के एक्सप्रेशन को कहूँगा Kp, क्योंकि ये C रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को और यहाँ मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूँगा इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? देखें, मेरे पास एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन गैस मौजूद है प्लस ऑक्सीजन गैस मौजूद है। मैं कहता हूँ इसमें हाइड्रोजन का प्रेशर है 2 atm, ऑक्सीजन का प्रेशर है 3 atm, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? 5 atm टोटल प्रेशर होगा इसमें। ये 5 atm टोटल प्रेशर ऑफ गैशियस मिक्सचर है। इसमें से हाइड्रोजन का प्रेशर जो कि 2 atm है, इसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जो ऑक्सीजन का प्रेशर है 3 atm, इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, PO2 है। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। इस कंटेनर में इन दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर 5 atm, उसमें से हाइड्रोजन का प्रेशर 2 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा और इन दोनों का सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, तो इसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब अगर हम गैशियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखें तो हम उसे इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं और इक्विलिब्रियम पे हम प्रेशर मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन Kp के बजाय Kc के बजाय Kp हो जाएगा और Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, क्योंकि हमारे पास Kc क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट P NH3, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और इसके कितने मोल हैं? 2, इसकी पावर हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन PN2, 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा PH2 और इसकी पावर आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा Kp का एक्सप्रेशन, इसे हम कहेंगे Kp। तो इसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी बात की कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और हमने अमोनिया फॉर्मेशन के लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? PNH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PN2 इंटू PH2 की पावर 3। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc? हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc के रिलेशन की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, हमें वो मालूम होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास Kp और Kc की इक्वेशन का यूज़ आ जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि Kp का Kc से क्या रिलेशन है। Kp इज़ रिलेटेड टू Kc और उसके लिए इक्वेशन है Kp इज़ इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। ठीक है,
अगर हमारे पास रिएक्शन है N2, हमने इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखा है अभी NH3 2NH3 3H2, ठीक है। अब अगर हम Kp और Kc का रिलेशन देखें, हमने कहा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, वेयर Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। Kc क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ concentration in mole per dm cube. R is the general gas constant. ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.0821 dm क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ATM है। ATM dm क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, ठीक है। T is the temperature. T हमारे पास टेम्परेचर है। और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन लिखूंगा तो इट इज इक्वल टू 2 माइनस प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? टोटल 3 + 1 4। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? -2। अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, हम किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू उसी वक्त मालूम करेंगे और डेल्टा एन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कैसे मोल्स? टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ठीक है। हम डेल्टा एन कैसे डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ डेल्टा एन -2 आएगा। मैं अगर Kp को Kc में चेंज करना चाहता हूँ या Kc को Kp में चेंज करना चाहता हूँ तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Kc की वैल्यू नोन है तो यहाँ Kc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। R की वैल्यू, टेम्परेचर और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखें, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम ना तो प्रेशर लें ना कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब लें, बल्कि हम नंबर ऑफ मोल्स में लिखें तो वो हो जाएगा Kn। हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Kn के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और Kn के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं A + B, ये रिएक्शन हम यहीं रहने देंगे, C + D, स्मॉल d स्मॉल c स्मॉल b स्मॉल a नंबर ऑफ मोल्स है। और मैं इसके लिए Kn का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो Kn क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C रेज़ टू पावर स्मॉल c मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D रेज़ टू पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A की पावर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B की पावर स्मॉल b। Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ जाएगा। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn? हमारे पास Kp और Kn का रिलेशनशिप है और वो क्या है? Kp इज इक्वल टू Kn इंटू P/n की पावर डेल्टा n। ये रिलेशनशिप है बिटवीन Kp एंड Kn, जिसमें Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, P इज द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर
और टोटल प्रेशर, n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और डेल्टा N क्या है, डेल्टा N इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, P प्रेशर है, N टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद x। मोल फ्रैक्शन हम कहते किसे हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पास एक मिक्सचर है, इस बीकर में मेरे पास 20 ग्राम NaOH है और इसमें मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ये एक सॉल्यूशन है। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का एक यूनिट है। अगर हम इसमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जिसकी मालूम करनी है उसके मोल्स को अगर हम टोटल मोल से डिवाइड करें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मालूम करना चाहता हूँ तो मैं NaOH के मोल्स मालूम करूँगा और 20 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है तो 20 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5। वाटर के मोल 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 1, क्योंकि वाटर का मोलर मास कितना है 18। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मैं लिखूंगा x NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH। n हम मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, n NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या हो जाएंगे n NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर NH2O, क्योंकि टोटल मोल क्या है, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इस मिक्सचर में दो चीज़ें हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगी, NaOH इज इक्वल टू x NaOH इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1। 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 0.33 आ जाएगी। मैं कहूँगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है इस सॉल्यूशन में। सिमिलरली अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करेंगे तो वो हो जाएगी XH2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O। 1 मोल है इस मिक्सचर में और टोटल मोल कितने हैं 0.5 प्लस 1 1.5। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 0.66 आ जाएगी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसे हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे। अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मालूम करें इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जनरल रिएक्शन के लिए हम इसे कहेंगे Kx, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन in term of mole fraction. It is equal to mole fraction of products divided by reactant, और mole fraction of product क्या हो जाएगा, x c की पावर c मल्टीप्लाई बाय x d की पावर d डिवाइडेड बाय x कैपिटल A पावर स्मॉल a, क्योंकि a रिएक्टेंट है और स्मॉल a उसके नंबर ऑफ मोल, इनटू x b की पावर स्मॉल b। ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब इसका क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx हमें गिवन है। Kp इज इक्वल टू Kx इंटू p की पावर डेल्टा n, वेयर Kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kx equilibrium constant in term of mole fraction, P is the pressure and delta n is again
चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, कभी भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करेंगे, वरना हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा और हमारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो टाइप्स हैं और वो दो टाइप्स कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरी टाइप को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, हम इसको समझेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जी तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो मीन्स वन, ठीक है, होमो मीन्स वन, होमोजीनियस वन फेज। होमो मीन्स होता है सेम, वन और सेम। होमो मीन्स सेम, होमोजीनियस सेम फेज। अगर कोई रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम पे है और उसमें तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो, ठीक है, रिएक्शन एक फेज हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन और द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन वन फेज। All the reactant and product are present in one phase or all reactant and product have same physical state। अगर तमाम reactant gases हैं, तमाम product भी gases हैं, तो ऐसे और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर तमाम रिएक्टेंट सॉलिड हैं, तमाम प्रोडक्ट भी सॉलिड है, रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेज। किसी एक फेज में होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी एग्जांपल मौजूद है। हम सबसे पहले ले लेते हैं रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2। SO2 एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये एक कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा और ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमारे पास इसकी मज़ीद एग्जाम्पल भी मौजूद है। रिएक्शन बिटवीन NO प्लस Cl2 टू प्रोड्यूस NOCl। NO प्लस Cl2 रिएक्ट करके NOCl बनाएगा, 2NO और यहाँ हो जाएगा 2NOCl। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी गैसेज होते हैं, क्लोरीन ये भी गैस है और NOCl2 इज़ अ गैस। तो ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की हमारे पास एग्जाम्पल है, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम एक्वस एसिड यूज़ करते हैं और एक्वस का मतलब है सॉल्यूशन इन अ वाटर, और ये क्या हो जाएगी? लिक्विड स्टेट। अगर इसका रिएक्शन हो अल्कोहल के साथ तो एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर, CH3COOCH3, ये एस्टर हो जाएगा और एस्टर भी क्या होगा? एक्वस, प्लस साइड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वाटर जो कि एक लिक्विड है। अल्कोहल ये भी लिक्विड होती है, मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की लिक्विड स्टेट में ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड। एसिटिक एसिड लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन होता है वैसे भी एसिड्स का, अल्कोहल इज अ लिक्विड, एस्टर एक्वस सॉल्यूशन में और वाटर लिक्विड। ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन अ सेम फेज। तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। और हमारे पास उसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ SO2 प्लस O2 प्रोड्यूस SO3, NO प्लस Cl2 प्रोड्यूस NOCl, और रिएक्शन ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड विद मिथाइल
अल्कोहल टू प्रोड्यूस एस्टर एंड वाटर, एसिड प्लस अल्कोहल प्रोड्यूस एस्टर एंड वाटर, तो ये हमारे पास होमोजीनियस की एग्जाम्पल हो गई। दूसरी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हमें नाम से मालूम है कि इसमें क्या होगा। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इसका मतलब है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कैसा होगा, जिसमें डिफरेंट फेज होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगी, किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इनमें से किसी की भी। अगर तमाम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक भी चीज़ डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, उसका फेज मुख्तलिफ है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम बट ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज, नॉट हैव सेम फेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकती है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लूँ CaCO3, हम क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन करवाएं, तो इसकी डिकम्पोजिशन पे जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम एक कैसा इक्विलिब्रियम है, ये एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट प्रेजेंट इन वन फेज, दे हैव डिफरेंट फेजेस। CaCO3 सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की कंबस्शन करें या कार्बन का रिएक्शन करवाएं विद वाटर और स्टीम, वाटर गैस, स्टीम है तो वाटर गैस है, कार्बन एलिमेंटल कार्बन सॉलिड होता है, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा एंड इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, लेकिन ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें एक सॉलिड स्टेट में है कार्बन, वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और हाइड्रोजन भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, इट इज़ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हमने बात की होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। हमने कहा इक्विलिब्रियम या रिएक्शन or equilibrium stage in which all the reactant and product are present in same physical state is called homogeneous equilibrium, and when the reactant and products have different physical states then the equilibrium is called heterogeneous equilibrium, और हमने उसकी कुछ examples की, ठीक है। अब हम बात करते हैं how to recognize equilibrium। जब हमने शुरू में equilibrium पढ़ा तो वहाँ पे हमने बात की कि इक्विलिब्रियम का क्या होगा, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाएगी तो देयर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट होगी, तो ऐसे में हम इक्विलिब्रियम को अगर मालूम करना चाहें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो उसका एक आसान तरीका क्या है, हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेक करें आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम रिकग्नाइज करते हैं। इस वक्त हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे सेल्फ चेक के, और बाकी जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं इनसे रेलिवेंट।